हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड न्यूक्लियाई। हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम एटम के बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट न्यूक्लियाई। अगर मैं बात करता हूं एटम की, तो एटम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग राय दी थी। जिस सबसे पहले मैं बात करता हूं, साइंटिस्ट थे डाल्टन। तो डाल्टन ने सबसे पहले बोला था कि जो मैटर है वो हमारा एटम से मिलके बना हुआ है और जो एटम्स हैं वो इनविजिबल हैं, यानी वो दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, तो अपने थॉमसन मॉडल ने जो एटम का मॉडल दिया था उसमें बोला था एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर, पॉसिबली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बना लेता हूं तो वो कहता है एक स्फीयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी में इसका पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हुज रेडियस, अगर इसके रेडियस की बात करते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है, इन विच एंटायर मास एंड एंटायर पॉजिटिवली चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मास और चार्ज है वो यूनिफॉर्मली पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज होता है वो ऐसे होता है जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं या प्लम्स इन पुडिंग, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा से वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, ऐसे पड़ा हुआ नेगेटिव चार्ज इस टाइप से हमारे पास पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये थॉमसन ने अपने एटम में बोला था, अपने मॉडल में बोला था, और ये चीज भी उसने बोली थी कि क्योंकि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमी थी जो ये नहीं बता पाया था। फर्स्ट, इसने हाइड्रोजन और अदर एटम्स की स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में कुछ नहीं बोला था। एंड सेकंड, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बारे में भी इसने कुछ नहीं बोला था कि अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन भी हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम नहीं बता पाया था। तो इसके बाद जो हमारा मॉडल आया था वो इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, या रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो रदरफोर्ड ने और इसके कोलैबोरेटर्स ने मिलकर किया था, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था अपने कोलैबोरेटर्स जिगर एंड मास्टर के साथ मिलकर, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करता हूं तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो डबल आयनाइज्ड ऑफ हीलियम एटम होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके होते हैं, तो डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या कंक्लूजन इसने निकाला था उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या किया था बच्चों, एक लेड कैविटी ली थी और उस लेड कैविटी के अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा था। ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो उन्होंने बिस्मथ लिया था 83214, ठीक है। ये लेड कैविटी ली थी। तो लेड का क्यों लिया था कैविटी, क्योंकि जो लेड होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है
और जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से हमारे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए हम लेड कैविटी का यूज करते हैं। तो यहां से जैसे ही हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं तो उसने यहां पर कॉलीमेटर्स लगाए। कॉलीमेटर्स का काम होता है कि उनको एक लाइन में रखना, ठीक है, नैरो बीम में रखना, और इन अल्फा पार्टिकल्स की जो रे है, यानी अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को एक थिन गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक कराया, थिन गोल्ड फॉइल पर उसकी बम्बारमेंट कराई। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 10⁻⁻8 मीटर के ऑर्डर में इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस उसने ली थी, यहां पर जो गोल्ड फॉइल ली थी। और गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक लेड कैविटी उसने बनाई थी, ठीक है, सॉरी, जिंक सल्फाइड की एक उसने स्क्रीन बनाई थी, ZNS, ठीक है, ZNS स्क्रीन ही उसने क्यों यूज की? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल्स इससे टकराकर या इससे पास होकर ZNS स्क्रीन पर टकराते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स कुछ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उन लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक रोटेटेबल माइक्रोस्कोप का यूज किया था, जिससे हमें पता लगा था, यानी उनको पता लगा था कि कहां पर अल्फा पार्टिकल जाकर टकरा रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी अल्फा पार्टिकल पड़ते हैं वहां पर स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से जब हमारे गए और इस गोल्ड फॉइल से टकराए तो उसने 4 चीजें यहां से नोट की कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, ठीक है, कुछ क्या क्या उसने नोट किया? फर्स्ट पॉइंट उसने नोट किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ठीक है, क्या नोटिस किया उसने? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, दैट इज अप्रॉक्स 99.86% वेंट स्ट्रेट, ठीक है, यानी 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। एंड सेकंड जो उसने नोटिस किया वो ये किया, सेकंड जो पॉइंट उसने नोटिस किया वो ये किया, ओनली अबाउट, टोटल कितने परसेंट बचे? 0.14%। तो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स scattered greater than 1 डिग्री एंगल, ठीक है, थीटा यहां पर अगर ग्रेटर देन 1 डिग्री एंगल से था तो 0.14% 1 डिग्री एंगल से ज्यादा से गए, ठीक है। और भी इसने जो पॉइंट नोटिस किया वो ये नोटिस किया, 1 in 8,000 alpha particles, 1 in 8 alpha particles deviate greater than 90 degree, deviate greater than 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा जो स्कैटर्ड हुए वो 8000 में से एक पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा से स्कैटर्ड हुआ। और जो फोर्थ पॉइंट उसने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला, 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स deviate about 180 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और टकराकर अल्फा पार्टिकल हमारे पास वापस आ गया, तो वो 10⁶ पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि जो 180 डिग्री के एंगल से ऐसे गया, टकराकर ऐसे वापस आ गया। ओके, तो ये 4 कंक्लूजन उसने वहां से जो ऑब्जर्व किए थे,
ऑब्जर्वेशन उसने की थी और उनसे क्या कंक्लूजन उसने निकाले थे, अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में से बिल्कुल सीधे पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। बहुत सारा स्पेस जो एटम का है वो बिल्कुल खाली है, तभी तो बिल्कुल स्ट्रेट गई। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा कि ओनली अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड ग्रेटर देन 1 डिग्री, यानी कुछ पार्टिकल्स 1 डिग्री के एंगल से ज्यादा से स्कैटर्ड हो रहे हैं। और क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसने कहा कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वहां पर है जिससे अल्फा पार्टिकल्स हमारे ग्रेटर देन 1 डिग्री से स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, और वो देखता है कि 90 डिग्री से ज्यादा, यानी 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर्ड होता है। इसका मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास एक छोटे से स्पेस में है, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसिस्ट इन ए स्मॉल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी अगर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स अगर हमारे पास डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सारा का सारा मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे से स्पेस में है, जिसको उसने एटॉमिक न्यूक्लियस का नाम दिया। क्लियर? तो यहां से उसने ये कंक्लूजन निकाले, और ये कंक्लूजन उसने निकाला क्योंकि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यानी जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अराउंड मूव कर रहा है। और उसने बोला कि जैसे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अर्थ के अराउंड, जैसे सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए Fc, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। तो ये कंक्लूजन उसने दिया। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो फोर्स जो है हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2, तो ZE एटम का चार्ज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा अपॉन R²। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल की बात यहां पर हो रही है, ZD 2E अपॉन R²। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू यहां से निकलकर आ जाएगी। ओके, नाउ अब हम आगे की बात करते हैं कि अगर मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने एंगल से स्कैटर्ड होते हैं, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आता है बच्चों। यानी ग्राफ उसने निकाला कुछ इस टाइप से। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, इधर हमारे पास है एंगल स्कैटर्ड, ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ये थीटा हो गया हमारे पास। तो यहां से स्टार्ट हुआ हमारे पास 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, तो ऐसे करके ये 180 डिग्री तक गया। और यहां हम बात करें तो 10, 10⁻², 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमारे स्कैटर्ड हुए। तो ये ग्राफ हमारे पास बनता है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमारे कितने एंगल से स्कैटर्ड हुए। तो उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered
n theta is inversely proportional to sin 4 theta by 2। अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है n थीटा इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय sin 4 थीटा बाय 2। तो ये उसने एक रिलेशन दिया कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने एंगल से स्कैटर्ड होंगे। तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है, इफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स scattered at 60 डिग्री, अगर 1000 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री के एंगल से स्कैटर्ड होते हैं, देन हाउ मच अल्फा पार्टिकल्स scattered, how much alpha particles scattered at 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम निकाल सकते हैं कि अगर ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो पहले में वो क्या बोल रहा है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 1000, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर, सॉरी के जेड स्क्वायर अपॉन साइन 4 थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बाय 2। और अगर दूसरे की हम बात करते हैं 90 डिग्री की, तो वो हमें निकालना है, तो n थीटा इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर साइन 4 90 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, n थीटा निकालना है, तो n थीटा डिवाइडेड बाय 1000, यानी इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा कटेगा, जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसके नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 4 थीटा बाय 2 करेंगे तो ये 30 डिग्री, एंड ये हमारे पास बचेगा साइन 4 90 बाय 2 करेंगे तो 45 डिग्री। और क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, साइन 30 की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो साइन 30 पे 1/2, और 1/2 का 4 हम करेंगे तो 1/16, 2 into 4, 2 into 4, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहां पर हम करेंगे तो 80 होगा, जो 1/8 करके नीचे आएगा और 8 ऊपर चला जाएगा, तो इससे कट के 4 बार हो जाएगा, और 1000 इसके मल्टीप्लिकेशन में इधर पहुंचेंगे तो इससे ये 250 बार कट जाएंगे, तो 90 डिग्री के एंगल से जितने अल्फा पार्टिकल्स हमारे स्कैटर्ड होंगे वो आ जाएंगे 250 निकलकर। कितने आ जाएंगे 250 निकलकर। तो ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड के लिमिटेशंस की मैं और बात कर लेता हूं कि रदरफोर्ड एटम मॉडल के लिमिटेशंस क्या थे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटम मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एटम मॉडल कह लो, ठीक है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कह लो, या रदरफोर्ड एटम मॉडल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एटम का ही मॉडल दिया था एक टाइप से। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या थी, तो फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था। अगर मैं क्लासिकल थ्योरी की बात करता हूं तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। यानी अगर ये न्यूक्लियस है
और रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड हमारा रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो एनर्जी इमिट करेगा, और ये अगर रेगुलर एनर्जी इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और धीरे धीरे ये करके हमारे पास न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। यानी जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया तो एटम स्टेबल नहीं है, एटम हमारे पास स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया था। एंड सेकंड, इसने बोला था कि जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज है, उसमें हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जबकि हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है, यहां से हमारी व्हाइट लाइट आती है, तो जो व्हाइट लाइट इस पर फॉल होती है तो आपको पता है कि इस टाइप से हमारे पास लाइट डिवाइड होती है 7 कलर्स में, जिनको हम विबग्योर का नाम देते हैं। तो ये जो विबग्योर वाली लाइन है, विबग्योर वाली जो लाइन है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यानी कॉन्टिन्यूअसली हमें विबग्योर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से ब्लू वाली ना मिले या इंडिगो वाली ना मिले, येलो वाली ना मिले, तो वो डिस्क्रीट हो गया, यानी पूरा हमें स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है। तो आगे जब हम स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि कुछ वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो मिसिंग हैं, तो इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। तो ये हमारे पास रदरफोर्ड की लिमिटेशंस हैं। थैंक यू सो मच।